मेरी चेतावनी उन सभी लोगों से है जो ब्राह्मणों को बेचने का काम राज्य में अगर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है कि कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज को 2-3 लोगों से राज्य में बैठे हुए सत्ताधीश हैं, उनको सोचना चाहिए था कि उसका घर कैसे चलेगा। समय तक इस तरह से दलाली नहीं चलने वाली। ब्राह्मणों का नेता तो नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा और राजनीतिक पार्टियां तैयारी में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्राह्मण नाराजगी 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं जिस तरफ ब्राह्मण समाज जाता है सत्ता उसी की बनती है। तमाम सवाल हैं और 2027 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा, क्योंकि पार्टियां लगातार तैयारी कर रही हैं, नई नई पार्टियां उभर रही हैं और ब्राह्मण समाज लगातार ये भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। समाज की नाराज़गी दूर करने के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया था, उसके बाद अब मनोज पांडे को भी मंत्री बना दिया गया। तमाम सवाल हैं, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुनील मिश्रा जी हैं, समझते हैं। सर स्वागत है पहले आप। नमस्कार, आपके सभी व्यूअर, सब्सक्राइबर और दर्शकों को मेरा प्रणाम। हाँ, आपने पूछा कि भाई राजनीतिक हलचलों में ब्राह्मणों का क्या इस बार रुझान रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लें, परशुराम जन कल्याण मंच जिसके 4 लाख से ज़्यादा इस पूरे प्रदेश में संगठन के लोग हैं, अभी अगर ब्राह्मणों की एक मत की बात करें तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं आहत है। ब्राह्मण आहत है, परेशान है। परेशान इसलिए है कि आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए या मनोज पांडे जी को मिनिस्टर बना दीजिए, बाय एंड ऑफ डे जो एक पुजारी हमारा है, एक मंदिर का पुजारी मंदिर में बैठा है, उसे क्या मिला? वो तो ये बोल रहा है कि सत्ता के शीर्ष पे कुछ लोग मलाई खा रहे हैं और मुझे क्या मिल रहा है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर आप चुनावी पारा को देखें तो इस बार ब्राह्मणों का मत अभी किसी के साथ है नहीं। वो चिंतन कर रहा है कि हमारी समस्याओं का समाधान कौन देगा। सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाने से, एक डमी फिगर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ एक फिगर आप कह रहे हैं, डमी फिगर इसलिए मैं डमी फिगर इसलिए कर रहा हूं। आप उप मुख्यमंत्री से सवाल करके पूछिए कि उन्होंने ब्राह्मण समाज की कितने जो है गरीब ब्राह्मणों की लड़कियों की शादी कराई है। आप उनसे पूछिए कि पिछले 12 सालों में यूपीएससी एस्पिरेंट्स, अगर उत्तर प्रदेश में बात करूं, ब्राह्मणों की संख्या में घटाव हुआ है, 13% से ज्यादा का घटाव हुआ है। उसके लिए क्या उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया? ब्राह्मण समाज के बच्चों को, युवाओं को शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनका क्या रहा है? मुझे लगता है कि ऐसे लोग, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ब्राह्मण समाज के लोग जो सत्ताधीश हैं, सत्ता के साथ कहीं ना कहीं गलियारे में बाहें से बाहें मिलाकर घूम रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि अभी की सरकार में या इससे पीछे की सरकार में डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं, अपने क्वालिटी और कद के नेता के आधार पे बनाए गए हैं या जातिगत बनाए गए हैं? जातिगत बनाए गए हैं। तो वो जाति उनसे पूछना चाहती है कि आपने इस समाज के लिए क्या किया। ये मेरा अधिकार अगर है, क्योंकि मैं एक समाज का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को 2-3 लोगों से खतरा है। ऐसे उपद्रवी संगठन, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ जातिवादी पार्टियां जो है, जो क्षेत्रीय स्तर पे हैं, जो अपने उदय के लिए ब्राह्मणों को दिन रात गाली दे रही हैं। आप सत्ता में अगर बैठे हुए हैं तो उनकी गाली क्यों सह रहे हैं? आपने क्या किया कि कोई सामने वाला, आपने कोई ऐसा प्रेसिडेंटियल या माइलस्टोन क्रिएट किया क्या कि सत्ता में कोई आपको गाली न दे सके? आप राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य में अगर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है या अत्याचार की कहीं धुआं भी दिख रहा है, तो कैसा राम राज्य? मुझे लगता है एक सबसे बड़ी चीजें हैं कि ब्राह्मणों के पतन में जितना जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां हैं, उपद्रवी संगठन हैं, उतने ही जिम्मेदार ब्राह्मण के कुछ नेता हैं जो इनकी दलाली करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। जैसे वो नेता कौन है जिनको आप दलाल कह रहे हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का, मैं हमारे परशुराम जन कल्याण मंच का यही है कि विप्र समाज के किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो प्रचलन चला आ रहा है डिप्टी सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर इसलिए पाने का क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, संगठन उनसे सवाल पूछेगा, संगठन उनसे जनता के बीच में पूछेगा कि हमने आपको ये पद दिलवाया, संगठन पूछेगा कि जात के आधार पे आपको पद मिला, उस समाज के लिए आपने क्या किया। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने रामायण पढ़ी होगी। रामायण में अगर विभीषण का किरदार अगर देखेंगे, मुझे लगता है कि विप्र समाज में आज बहुत से विभीषण हैं जो सत्ता के गलियारे में हाथ मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वो चीजें जो उनको करनी चाहिए थी समाज के लिए, वो भूल गए हैं। परशुराम जन कल्याण मंच उनको याद दिलाने आया है कि लंबे समय तक इस तरह से दलाली नहीं चलने वाली है। आप सचेत हो जाओ, आप सतर्क हो जाओ और आप सावधान हो जाओ। आप सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के, उनको ये चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जब चेतावनी दे रहा हूं तो आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में न बात करें। मैं जब चेतावनी दे रहा हूं तो आप मायावती सरकार की भी बात करें कि कुछ ब्राह्मण चेहरे मंत्री बनाए जाते थे, वे क्या किए। आप उनकी भी बात करें कि कुछ ब्राह्मण चेहरे जो अखिलेश सरकार में थे, मंत्री थे या
बड़े पद दिए गए थे, विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने क्या किया? मेरी चेतावनी किसी एक पार्टी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरी चेतावनी उन सभी लोगों से है जो ब्राह्मणों को बेचने का काम किए हैं, ब्राह्मणों के नाम पे संगठन बनाए और उनको बेचने का काम किए। ये चेतावनी सबके लिए है, किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में नहीं। ब्राह्मण वोट बेचा जा रहा है, ब्राह्मणों को ससंगठित करके राज दरबार में जाकर उन्हें बेचा जा रहा है। अभी नहीं, और पिछले 20 सालों से, अगर आप 25 सालों से इतिहास देखें तो ऐसा ही होता आ रहा है। बाय एंड ऑफ डे आप देखेंगे एक गरीब ब्राह्मण को क्या मिल रहा है? ब्राह्मण तो खुश होता है कि मेरा सीएम बन रहा है, डिप्टी सीएम बन रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर बन रहा है। आप मुझसे एक छोटी सी चीज़ बताइए, जो परशुराम जन कल्याण मंच की मुहिम है, आप ग्रामीण परिवेश में अगर कवरेज करने जाते होंगे तो वहाँ तमाम देखते होंगे छोटे छोटे मंदिर हैं। देखा आपने? उन छोटे मंदिर पे अगर पुजारी सुबह 4 बजे साइकिल चलाकर आ जाते हैं, मंदिर को साफ सफाई कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, ऐसे मंदिर में मैं 10,000 मंदिरों की आपको लिस्ट दे सकता हूँ जिसकी मासिक आमदनी 1,000 रुपये भी नहीं है, अर्थात 1,000 रुपये भी महीने में चढ़ावा वहाँ पे नहीं चढ़ता है। ऐसे लोग जो सनातन की सुबह घंटी बजा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, कि सर्वे सुखना भवंत की बात कर रहे हैं, पूरे समाज का कल्याण होने की बात कर रहे हैं, उनके लिए सरकारें क्या कर रही हैं? आपने जैसे आपने कहा कि मंदिर पर चढ़ावा नहीं आ रहा, 1,000 रुपये मानसिक आमदनी नहीं, मंदिर और भगवान आस्था का विषय, उस पर चढ़ावा की बात क्यों बिल्कुल करनी आपने सही कहा, लेकिन उस आस्था को बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, सफाई करने के लिए जो पुजारी है उसका आस्था से पेट भरेगा क्या? उसके लिए सरकार अगर चढ़ावा नहीं, मैं आपसे चढ़ावा के लिए बात नहीं कर रहा हूं कि आप आके चढ़ावा करिए, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं जो राम राज्य में बैठे हुए सत्ताधीश हैं, उनको सोचना चाहिए था कि उसका घर कैसे चलेगा। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं, मैं एक रिसर्च बेस से जुड़ा हुआ हूं, ये लोग जुड़े हुए हैं। आप ये मानकर चलिए सबको घर चलाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? आप जो मंदिर में सुबह 4 बजे आकर आपके सनातन परंपरा का घंटा बजा रहा है, उसको जागृत कर रहा है, जो दीपक जला रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो हमारे कुल हमारे समाज के लोग बड़े बड़े मंत्री पदों पे बनाए गए, कभी उस ब्राह्मण परिवार का चिंतन किया? कभी आपने गरीब ब्राह्मण की शादी करते हुए देखा है कि उसे 1 लाख रुपए जुटाने के लिए कितने लोगों के चरण वंदन करने पड़ते हैं? आप कभी ग्रामीण परिवेश में जाकर देखिए कि किस तरह एक ब्राह्मणों की स्थिति है। आज आप दलित समाज या ओबीसी समाज की बात करते हैं, आप सबको सम्मान करिए, सबको आगे बढ़ाइए, लेकिन ब्राह्मण समाज अभी से नहीं, सदियों से सनातन की रक्षा करता आया है। इसको अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो राम राज्य नहीं आने वाला है। उसी राम राज्य में प्रभु श्री राम की नजरों के सामने चंदा चोरी हो जाता है कई हजार करोड़ का, अभी आप चढ़ावे की बात करें, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मंदिरों में चोरी जो हो गया है, इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष नहीं, सिस्टम फेल हुआ है। जो भी उसके लिए उत्तरदायी थे, सरकार उनके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाए, और जो भी इस तरह से कदम उठाए नहीं जाए कि आने वाले वक्त में माइलस्टोन हो कि चंदा चोरी करते वक्त कोई 1000 बार सोचे। लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष को आरोपित करना मुझे लगता है गलत है, सिस्टम फेल्योर से। आपने कहा आरोपित करना गलत है, लेकिन भाजपा के नेता, मंत्री, सांसद लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक उसमें व्यक्ति है टिन्नू यादव, उसकी अखिलेश यादव से लगभग 940 बार या 980 बार बात हुई, ये भी तो गलत है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि चंदा चोरी पूरा सरासर गलत है। जो लोग इन्वॉल्व हों, उनके जाति धर्म को हटाकर उनको दंडित करना चाहिए। मैं किसी भी पक्ष का हो, किसी जाति का हो, संप्रदाय का हो, उसको बचाव की बात नहीं करता हूँ। आस्था के साथ खिलवाड़ है, हमारे सभी लोगों के दिलों में विराजमान है भगवान श्री राम, और किस एक आस्था के साथ हम चंदा देते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। आप समझिए इस बात को। आपने कहा समझिए, लेकिन आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, आपने कहा ब्राह्मण समाज लगातार सेवा पूजा अर्चना करता है, तो क्या ब्राह्मण समाज की इस चोरी से भावनाएं आहत हुई कि नहीं? बिल्कुल आहत हुई हैं, सबकी आहत हुई। जो भी चोरी अगर हो रहा है उसका हम खंडन कर रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज का एक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से मैं इस चोरी को खंडित कर रहा हूं, लेकिन इस चोरी के साथ मैं किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की नाकामी की बात नहीं कर रहा हूं। एक सिस्टम का फेल्योरनेस है। जो सिस्टम बनाया गया था वो फेल हुआ है। सिस्टम रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और एक माइलस्टोन होना चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर कोई इस तरह के जघन्य अपराध करता है तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। 2027 चुनाव का करीब है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, तो आपका परशुराम मंच क्या चाहता है? आप ब्राह्मण समाज को जोड़ रहे हैं, और भी कई मंच हैं, कई नई पार्टियां उभर आ रही। भाजपा लगातार ब्राह्मण समाज के मंत्री बना रही है, उप मुख्यमंत्री बना रहे, सेंट्रल में भी मंत्री, तो क्या ज़रूरत पड़ रही है? और 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाज आखिर किसकी तरफ निगाहें लगाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि मंत्री बनाना, उप मुख्यमंत्री बनाना या प्रधानमंत्री बनाना ये राजनीतिक पार्टी का काम है, वो करे। लेकिन राजनीतिक पार्टी अगर किसी दलाल को या ऐसे बंदे को, रबर स्टैंप को बनाती है जो समाज के लिए न सोच सके, या समाज के लिए निर्णय लेने पर जिसके पैर कांपते हैं, वो ब्राह्मणों का नेता तो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आज अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो
कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज एकजुट होकर चिंतन कर रहा है कि हमें किसको समर्थन देना है। परशुराम जन कल्याण मंच के करोड़ों लोग, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग जो है उनके साथ हैं, जो हमारी मांगों पे विचार करें। हमारी मांगे क्या है कि जो छोटे मंदिर से लेकर मझोले मंदिर है, मीडियम मंदिर हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, वहाँ पे पुजारियों को एक भत्ता दिया जाए, एक मानदेय दिया जाए, उनकी स्वास्थ्य की देखरेख के लिए बीमा किया जाए। उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उनकी वाइफ और उनके बच्चे भीख न मांगे, इसलिए उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाए। हमारे ब्राह्मण कुल, चूंकि आप ओबीसी के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, माइनॉरिटीज के लिए कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार जो सनातन की जड़ है, उसके युवाओं में अगर कहीं ना कहीं आज एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ बजट लाइए ना, कुछ लाइब्रेरी बनाइए ना, यूपीएससी में कहीं से उसको प्रिपरेशन करने के लिए मौका दीजिए ना। हमारी लड़ाई ये है। जो राजनीतिक पार्टियां आजकल बनकर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि एक पार्टी आप बताइए जो सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रही है, एक पार्टी का नाम बता दीजिए या एक संगठन का नाम बता दीजिए। सत्ता की लोलुपता में लोग इसके साथ संगठन, उसके साथ संगठन, इसके साथ ज्वाइंट वेंचर। परशुराम जन कल्याण मंच एक और एक ऐसा मंच है जो सिर्फ ब्राह्मण और परशुराम परिवार के चिंतन के लिए काम कर रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। हमारा किसी के साथ टाई अप नहीं है, हमारा किसी के साथ विरोध भी नहीं है। हम चाहते हैं कि सबका विकास हो, लेकिन उस सबके विकास में ब्राह्मण को जिम्मेदार ठहराकर गाली नहीं सहेंगे। अगर कोई संगठन गाली देता है तो उसको जवाब दिया जाएगा। दूसरी चीज है, आर्थिक स्थिति जब तक हमारी इस परशुराम परिवार के लोगों की मजबूत नहीं की जाएगी, इसलिए नहीं मजबूत शायद पहले हो पा रही थी क्योंकि जो हमारे नुमाइंदे थे उनको समझ नहीं थी। एक एमबीए और रिसर्च स्कॉलर जब आज आप लोगों के बीच में आया है तो एक रोड मैप लेकर आया है, एक रोड मैप ऐसा लेकर आया है कि कैसे हर गांव, परिवेश और कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पे जो सनातन की जड़ों को मजबूत कर रहा है, उसकी आर्थिक पक्ष को मजबूत करना, शिक्षा में उसे बेहतर कैसे और कर सके, परफॉर्मेंस फैसिलिटेट करना, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो 27 के चुनाव में आपका जो परशुराम मंच है, इसकी भूमिका क्या होगी 2027 के चुनाव में? 27 के मंच में हमारी दो भूमिकाएं हैं। सबसे पहली भूमिकाएं जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे हैं कि फाइनेंशियल कैसे हमारी अपलिफ्टिंग हो, ठीक है, एक मंदिर के पुजारी से लेके कैसे हमारे जो बच्चे आर्थिक रूप से तंग हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिनके कहीं ना कहीं ब्रिलियंसी है, दिमाग ब्रिलियंट है लेकिन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उनको, उनके लिए कौन सी सरकार, कौन सी राजनीतिक पार्टी बात कर रही है आगे आकर उनके लिए काम करने की, मंदिरों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक मंथली स्टाइपेंड देने की। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि ब्राह्मण चेहरों को लेकर अगर लोगों के बीच में आप ढोंग रचेंगे कि मैंने डिप्टी सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, आपके समाज का रिस्पेक्ट किया है, लेकिन वे लोग अगर ऐसे हैं जो रबर स्टैंप हैं, या वे लोग ऐसे हैं जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, 5 स्टार होटलों में बैठकर ब्राह्मणवादी नेता बनते हैं और धोती पहनकर चंदन लगाते हैं, इनका विरोध करने आया हूं और समाज के लोगों को बताने आया हूं कि आप अपने नेता से एक बार जरूर पूछिए कि मेरे बल पे तू सीएम बना, डिप्टी सीएम बना या मंत्री बना, लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया? यही सवाल है। जनता इस बार कहीं ना कहीं, आप तमाम 403 सीटों में जहां पे भी जाएंगे, लोग यही पूछेंगे कि भाई ब्राह्मण परिवार ने आपको सत्ता दी, आपने हमें क्या दिया। हमारी मुहिम यही है। वर्तमान सरकार से ब्राह्मण समाज खासकर नाराज है। देखिए, मैं वर्तमान सरकार से नाराजगी का कारण मैंने आपको बता दिया। वर्तमान सरकार के साथ साथ में हम अपने नुमाइंदे से भी नाराज हैं, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा गुस्सा सरकार के साथ साथ उनसे भी है। तो फिर कैसे ये नाराजगी कैसे दूर होगी? कौन इनको दूर कर सकता है? हमारा संगठन काम कर रहा है, करोड़ों लोगों से हम दिनों रात मीटिंग कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम डिसाइड कर रहे हैं। हम डिसाइड कर रहे हैं कि परशुराम जन कल्याण मंच और विप्र समाज का सहयोग जिसके साथ होगा उसी की सरकार आएगी। सरकार अब किसकी आएगी और किसको समर्थन करेंगे आगे आने वाले वक्त में बताएंगे। ये पत्ते हम आपके साथ नहीं खोलेंगे क्योंकि ये चिंतन का विषय है। हमारे करोड़ों लोग ये बैठकर चिंतन कर रहे हैं कि हमारी मांगे क्या है। और पिछले अगर आप 50, 60, 70 साल की राजनीति में देखेंगे तो इस समाज को क्यों दिन पर दिन दर बदर नीचे होते जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे विभीषण या सत्ता में बैठे सत्ताधीश? इन दोनों के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी है और किसको समर्थन कर रहा है, इसका चिंतन हम कर रहे हैं। जिस दिन हम चिंतन फाइनलाइज कर लेंगे, किसको हम समर्थन करेंगे, अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे, सरकार को हराएंगे या सरकार को जिताएंगे, विपक्ष को लाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। एक सवाल आखिरी आपसे, एक बड़ी कह सकते हैं न्यूज़ एंकर, एक बड़ी पत्रकार, बड़े चैनल की एक डाटा पेश करती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की इनकाउंटर बताती है। सरकार में ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ और तमाम लगातार आरोप लगते हैं कि जैसे सपा मुखिया भी आरोप लगाते हैं कि कई बड़े ब्राह्मण चेहरे हों, चाहे हरिशंकर तिवारी हो या विजय मिश्रा हो या विकास दुबे हो, ऐसे चेहरों को सरकार ने बर्बाद किया। क्या आप इससे सहमत हैं कि सरकार ने इन लोगों को बर्बाद किया या ब्राह्मण विरोधी सरकार है?
देखिए, मैं ब्राह्मण विरोधी सरकार की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन तमाम ऐसे केसेज हैं जहां पे लगता है वो इनकाउंटर की बात हो या प्रताड़ित करने की बात हो, तो ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया है। इस बात को मैं पूरी तरह से स्वीकार भी करता हूं और मुझे लगता है प्रताड़ित सिर्फ इसलिए नहीं किया गया है कि वे बेगुनाह थे या नहीं थे, लेकिन जब समाज में आप देखेंगे कि किसी XYZ वर्ग के बंदे को आप प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, उसको फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन दूसरे बंदे को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके मैसेज गलत जाएंगे। एक छोटा सा मैटर आपके बीच में, मैं विजय मिश्रा जी का समर्थन करने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि विजय मिश्रा सरीखे लोग तमाम हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तमाम हैं जो अलग अलग कम्युनिटियों से आते हैं, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण नहीं है इसलिए प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं और बचे हुए। तो इसकी लड़ाई भी हमारी है, संगठन की लड़ाई भी ऐसे लोगों से चीजें हैं। वो मुख्यमंत्री जी की स्वजाती है इसलिए नहीं, देखिए, हम मुख्यमंत्री जी के स्वजाति पे, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री होता है वो किसी जाति और समुदाय का नहीं होता है। जैसे पुराने समय में आप देख लें तो राजा सबके लिए राजा होता था, मुख्यमंत्री सबके लिए। सिस्टम में कुछ खामियां हैं, उसे ठीक करने की जरूरत। न्याय भी बराबर होना चाहिए, बैलेंस के साथ होना चाहिए, काम भी बैलेंस के साथ। कौन इसके लिए जिम्मेदार है भाई? आप ये मानकर चलिए, इनको मैंने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया अपने सरकार में, यही तो मुख्यमंत्री को बताएंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। आपका योगदान क्या है? जो ब्राह्मण चेहरे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में, आप उनसे भी सवाल करिए कि आप खामोश क्यों हैं? अगर ब्राह्मणों के इनकाउंटर हो रहे थे तो आप चुप्पी क्यों साधे हुए थे भाई? क्या आपकी मजबूरी थी? क्या सत्ता की मलाई चाटना आपकी मजबूरी थी? क्या आप आंख में आंख डालकर बोले होते कि ये गलत हो रहा है? मुझे लगता है कि इस परिवार को, इस कुल को, विप्र समाज को यही कहीं ना कहीं एक जगाने के लिए परशुराम जन कल्याण मंच का आंदोलन है कि हमारे लिए जो कुछ नहीं करेगा हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार हम बात करें, हमारे साथ डॉक्टर सुनील मिश्रा जी थे, उनसे बात किया कि 2027 के चुनाव में अब ब्राह्मण समाज की नाराजगी, ये जाहिर है, कई बार आंकड़े आए ब्राह्मण समाज के लगातार इनकाउंटर हुए और ब्राह्मण समाज को लगातार सरकार प्रताड़ित कर रही। बड़े बड़े नाम है, जो नाम भी आपको पता होंगे, लेकिन 2027 के चुनाव में आखिर ब्राह्मण समाज की नाराजगी क्या रंग लाएगी, किसकी तरफ जाएगी? 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा और परिवर्तन होता है तो ब्राह्मण समाज की भूमिका क्या हुई और ब्राह्मण समाज किसको अपना मुखिया बनाएंगे, या फिर वही जो समाज के नाम पर ठेकेदार बनकर मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं लेकिन समाज के बारे में नहीं सोचते। तमाम सवाल थे जिसको लेकर मैं डॉक्टर साहब से बात किया, उन्होंने अपनी बात रखी। उनकी बात से आप कितना सहमत हैं ये कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।